नमस्कार दोस्तों, 3 नवंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। पहली न्यूज है, लीडर्स प्लेज टू कट मीथेन एमिशन एंड सेव फॉरेस्ट। देखिए, यहाँ पे ग्लासगो में मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के मिनिस्टर्स आए हैं, ठीक है ना, लीडर्स आए हैं, और वो आपस में आके बात कर रहे हैं कि कैसे भाई हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोकें। अब इस क्लाइमेट चेंज को रोकने में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट निकल के आता है, मीथेन। अगर हम लोग मीथेन के एमिशंस को कम कर सकें, जो भाई बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस मीथेन के एमिशंस को स्लैश करना है और डिफॉरेस्टेशन को रोकना है बाय द एंड ऑफ द डिकेड। मतलब बाय 2030 डिफॉरेस्टेशन रोको और ग्रीन हाउस गैस मीथेन के एमिशंस को बहुत कम करो। इन दो चीजों के ऊपर तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के जो लीडर्स हैं, उन्होंने, आप कह सकते हो कि एक दूसरे के साथ हामी भरी है। वैसे अभी देखा जाए तो एक बड़े स्केल पे ये मेजर पावर्स बहुत हद तक इनेबिलिटी दिखा रही हैं। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हम अब तक सेट नहीं कर पाए हैं कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को रोका जाएगा। यहाँ पे पलाऊ नाम का एक देश है जिसके प्रेसिडेंट है सुरांगल विप्स जूनियर। ये जो पलाऊ नाम की कंट्री है, ये पैसिफिक ओशन में आती है। 500 लो लाइंग आइलैंड्स है इसमें। अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ कहीं आपको पलाऊ नजर आएगा। ये आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है, इधर इंडोनेशिया, फिलीपींस, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, पापा न्यू गिनी, यहाँ कहीं पे है आपका पुलाव। तो 500 छोटे छोटे आइलैंड्स का ये देश है, और इस देश का ये बोलना है कि हम डूब रहे हैं। अगर आप लोग कुछ एक्शन नहीं लोगे, मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो कि ग्लासगो में जाके मिल रही हैं और एमिशंस को कट करने की बात करी, अगर ये कोई एक्शन नहीं लेती हैं तो पुलाव के बहुत से आइलैंड्स यहाँ पे डूब जाएंगे, बहुत से लोग यहाँ पे मर जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 90 कंट्रीज ने मिलके एक ग्रुपिंग सी बनाई है, और उस ग्रुपिंग को लीड कर रहा है यूएसए और यूरोपियन यूनियन। और इस ग्रुपिंग का टारगेट क्या है कि ये मीथेन इमिशंस को 30% कम करेंगे 2030 तक फ्रॉम द 2020 लेवल्स। तो 2020 में मीथेन के जो भी एमिशंस हो रहे हैं उससे 30% कम करेंगे हम लोग मीथेन के एमिशंस को 2030 तक। ये यहाँ पे टारगेट है, मैं बोलूंगा अच्छा टारगेट है। रीजन बीइंग कि 2020 में मीथेन का एमिशंस बहुत ज्यादा है अलग अलग कंट्रीज में, तो उसके कंपैरिजन में 2030 तक अगर 30% कम हो जाता है तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट। ओके, मीथेन को कंट्रोल करना और फायदेमंद इसलिए है क्योंकि मीथेन इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट। ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग पोटेंशियल को देखो तो जितनी ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की 1 यूनिट करेगी, तो 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, मान लो x यूनिट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, तो मीथेन की 1 यूनिट 80x यूनिट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग करेगी। मतलब 80 गुना ग्लोबल वार्मिंग करती है मीथेन व्हेन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। वो अलग बात है कि मीथेन थोड़ा कम समय के लिए एटमॉस्फेयर में रहती है। ये सब मैंने आपको एनवायरमेंट की सीरीज में पढ़ा रखा है। तो कुल मिला के अगर 2020 के लेवल्स के हिसाब से 2030 तक मीथेन को 30% कम किया जाता है तो डेफिनेटली यहां पे कुछ हद तक तो हम ग्लोबल वार्मिंग रोक लेंगे, कंसीडरिंग द फैक्ट कि अब तक प्री इंडस्ट्रियल टाइम से जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हुई है उस ग्लोबल वार्मिंग की 30% की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीथेन के पास आती है। तो अब तक सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग की 30% के लिए मीथेन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है 90 कंट्रीज की, ये बहुत काम आएगी। इस ग्लोबल मीथेन प्लेज को सितंबर में ही अनाउंस किया गया था। ओके, अभी के लिए इस ग्लोबल मीथेन प्लेज को ब्राजील मान रहा है। दुनिया के जो टॉप 5 एमिटर्स है मीथेन के, कौन कौन है? ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई जो आपका ब्राजील है वो कह रहा है कि ठीक है भाई, हम मीथेन के एमिशन को बंद करेंगे। मीथेन आती कहां से? तो काउस के डाइजेस्टिव सिस्टम से आती है, लैंडफिल वेस्ट से आती है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन से मीथेन आती है। तो ब्राजील ने तो बोल दिया कि भाई हम मानते हैं, हम 2030 तक अपनी 30% मीथेन की प्रोडक्शन को कम कर देंगे। रशिया, चाइना, इंडिया ने अब तक नहीं माना है, ऑस्ट्रेलिया से मना कर दिया। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, जितनी ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे ग्लोबल मीथेन प्लेज को मानेंगे उतना ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। फिर एक तो यहाँ पे मीथेन एमिशन को कम करने की बात की जा रही है, दूसरा डिफॉरेस्टेशन को रोकने की बात की जा रही है। 2020 में एक्चुअली में पूरी दुनिया में 2,58,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को साफ कर दिया गया। मतलब यूनाइटेड किंगडम का जितना पूरा एरिया है उससे ज्यादा तो फॉरेस्ट साफ कर दिए गए हैं 2020 में। और कंजर्वेशन चैरिटी WWF का बोलना है कि हर मिनट 27 फुटबॉल फील्ड्स ऑफ फॉरेस्ट पूरी दुनिया में साफ कर दिए जाते हैं। इसको रोकना जरूरी है क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, ये हमको पता है। तो भैया
100 से ज्यादा नेशनल लीडर्स ने यहाँ पे मिलकर बोला कि वी विल हॉट एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन, हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को एड्रेस करेंगे, और $19 बिलियन के पब्लिक और प्राइवेट फंड्स यहाँ पे दिए जाएंगे प्रोटेक्ट करने के लिए और रीस्टोर करने के लिए फॉरेस्ट को। ओके, फिर यहाँ पे ओवरऑल 2014 का जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया और बोला गया कि भाई 2014 के न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट में जो जो भी बोला गया था 40 कंट्रीज के द्वारा उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर ओवरऑल इस फॉरेस्ट के एग्रीमेंट में 12 कंट्रीज ने प्लेज किया है कि वो लोग $12 बिलियन देंगे 2021 और 2025 के बीच में, ताकि डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर किया जाए और वाइल्ड फॉरेस्ट को टैकल किया जा सके। देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग के समय पे पूरी दुनिया से हमको ये खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि वाइल्ड फायर्स लग गई, फॉरेस्ट फायर्स लग गई, और वो भी हमारे एनवायरमेंट के लिए इतनी खतरनाक है क्योंकि वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट को भी उड़ा ले जाती है और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी बढ़ा देती हैं। कौन? वाइल्ड फायर्स। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि भाई प्राइवेट सेक्टर लगभग $7.2 बिलियन यहाँ पे खर्चेगा। किस चीज में? तो भैया डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज को रोकने में। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है, कैटल कल्टीवेशन करता है, पाम ऑयल, सोयाबीन का कल्टीवेशन होता है, पल्प प्रोडक्शन होता है, इन सब में बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होता है। इस डिफॉरेस्टेशन को यहाँ पे बंद किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स $7.2 बिलियन यहाँ पे खर्च करेंगे डिफॉरेस्टेशन को अरेस्ट करने के लिए। ब्राजील ने भी यहाँ पे बोला है, ब्राजील ने पिछले कुछ सालों में अमेजन रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया है, लेकिन यहाँ पे ब्राजील ने बोला है कि भाई हम अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 2030 तक 50% कम करेंगे। पहले जो ब्राजील की प्लेज थी वो 43% थी, अब 50% हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये आप कह सकते हो अनाउंसमेंट्स निकल के आए हैं आपके COP26 से। अभी और भी आएंगे, लंबे समय तक ये मीटिंग चलेगी। GS पेपर 3 क्लाइमेट चेंज में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए। देखिए, इस वीडियो के साथ अपना इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप अपने व्यू पॉइंट्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, उसका भी लिंक नीचे दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने G20 समिट में बनाया इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। इस ऑब्जर्वेटरी का काम क्या होगा? ये ऑब्जर्वेटरी उन हर एक्शंस को आगे बढ़ाने में मदद करेगी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकते हैं। बेसिकली मीथेन, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेके अब तक टोटल ग्लोबल वार्मिंग का 30% की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीथेन के ऊपर आती है। तो अगर हम मीथेन के एमिशंस को कम कर दें तो काफी हद तक हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। तो ये ऑब्जर्वेटरी मीथेन को टैकल करने के लिए बनाई गई है, जो कि सबसे डेंजरस गैस है क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में। IMEO सैटेलाइट के थ्रू मीथेन एमिशन को मॉनिटर करेगा, समय समय पे पब्लिक ग्लोबल डाटा सेट रिलीज करेगा कि कहां पे कितने मीथेन एमिशंस हो रहे हैं, किस जगह पे कितना ज्यादा मीथेन है हवा में, कैसे इसको टैकल किया जाए। और ओवरऑल मीथेन एमिशंस के लिए 33% एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है, जो आपके पावर प्लांट से धुआं निकलता है, मतलब मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, तो वो जो मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, दैट इज 33% रिस्पॉन्सिबल फॉर मीथेन एमिशंस। तो उसको सबसे पहले कम करने की जरूरत है, जिसमें फॉसिल फ्यूल फैक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर आता है। तो इस कंटेक्स्ट में भी IMEO यहाँ पे काम करेगा। 4 तरह से डाटा लेके आएगा, 4 जगहों से, सोर्सेस से डाटा लेके आएगा IMEO। एक तो साइंटिफिक स्टडीज का डायरेक्ट मैनेजमेंट, देन रिमोट सेंसिंग डाटा, नेशनल इन्वेंट्रीज और ऑयल और गैस के ऊपर रिपोर्टिंग। 30 कंट्रीज के कमिटमेंट्स को यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा जिन्होंने ग्लोबल मीथेन प्लेज को ज्वाइन किया है। और ये ग्लोबल मीथेन प्लेज कौन लेके आया है? USA और यूरोपियन यूनियन। बेसिकली US और यूरोपियन यूनियन को लीड कर रहे हैं। दुनिया भर की कंट्रीज को कितना फॉलो करती हैं, कितना नहीं करती हैं, वो एक अलग बात है। 2020 के कंपैरिजन में 2030 तक 30% मीथेन एमिशंस कम किए जाएंगे। GS पेपर 3 क्लाइमेट चेंज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया पंचमृता कॉन्कॉक्शन। देखिए, मोदी जी ने 5-फोल्ड स्ट्रैटेजी यहां पे सामने रखी और उन्होंने बोला है कि भाई इस 5-फोल्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू इंडिया अपना रोल प्ले करेगा टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने देने में। इंडिया के अंदर ट्रेडिशनली अगर पंचमृता का मतलब समझा जाए तो इसको बोला था 5 एम्ब्रोसिया। मतलब पंचमृता का मतलब ये होता है पंचामृत का कि 5 फूड्स, मिल्क, कर्ड, घी,
हनी और जैगरी को आप मिला दो तो पंचमृता बनता है, और पंचमृता का हिंदू और जैन रिचुअल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पंचमृता आप कह सकते हो एक प्रकार का कंकॉक्शन है जो आपको हेल्दी कर देगा, और काफी प्योर कंकॉक्शन ये माना जाता है। ऐसी ही 5 चीजें करके इंडिया अपने ये जो कंट्रीब्यूशन को यहां पे डिक्लेयर कर रहा है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट एमिशंस। इंडिया ने बोला है, ये 5 कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया के, कि 2030 तक इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट बनाएगा। पहले ये टारगेट 450 गीगावाट था। फिर इंडिया ने बोला है कि 2030 तक जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है इंडिया की, उसमें से 50% मीट की जाएंगी थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी। और ये बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि अभी के लिए हमारी 70% से ज्यादा एनर्जी किसके थ्रू आ रही है, कोल के थ्रू आ रही है। तो अगर हम 2030 तक 50% एनर्जी रेन्यूएबल से लाएं, बड़ी बात होगी। फिर इंडिया ने बोला है कि 2030 तक इंडिया 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन कम करेगा। फिर इंडिया ने बोला है कि जो कार्बन इंटेंसिटी है इंडिया की, वो 2030 तक 45% कम हो जाएगी। पहले इंडिया का टारगेट था कि 2030 तक हम 33 से 35% कम करेंगे अपनी कार्बन एमिशंस इंटेंसिटी। मतलब कि पर यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड कितना कार्बन खर्च हो रहा है, वो पहले 33 से 35% कम करना था, 45% कम करना है 2030 तक। और इंडिया नेट जीरो एमिशन से पहुंच जाएगा 2070 तक। तो ये 5 यहाँ पे मेन व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं किसने, इंडिया ने, जिसको आप कहते हो इंडिया पंचमृता कॉन्कॉक्शन। जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज में न्यूज आपको काम आएगी। अब बात ये, चाइना बोल रहा है 2060, इंडिया बोल रहा है 2070, यूएस यूरोप बोल रहा है 2050, अभी चल रहा है 2021। क्या होगा 2050, 60, 70 तक, क्या पाना मुश्किल है। नेक्स्ट न्यूज है, स्कूल्स फुली ओपन इन 22 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। देखिए यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक डाटा दिया है जिसमें बताया गया कि देश के 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्कूल खुल चुके हैं। 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जहां पे केवल ओल्डर चिल्ड्रन के लिए स्कूल खोले गए, जो कि कौन कौन सी है, तो लद्दाख, पंजाब, गुजरात, झारखंड, नागालैंड, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खुले। और जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लिए स्कूल खुले। वेस्ट बंगाल और मणिपुर में स्कूल पूरी तरीके से बंद है। फिर यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यह भी बोला है कि 92% ऑफ द स्कूल टीचर्स को पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया गया है, और 86% ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ को पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया गया। जनरल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन में ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अभी के लिए आपकी काम की। नेक्स्ट बात करते हैं, हालांकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा काम की आती नहीं, क्योंकि ये डाटा आगे भी अपडेट होगा। अभी अगर बिल्कुल मेंस अगर आप दे रहे हो उस समय तक तो आप इस डाटा को कोट कर सकते हो, पर लंबे समय में इस प्रकार के डाटा काम नहीं आते। नेक्स्ट, सेंटर टू स्क्रैप कास्ट बेस्ड पेमेंट्स फॉर मनरेगा। देखिए यहाँ पे कुछ महीनों पहले सरकार ने कास्ट बेस्ड पेमेंट इन मनरेगा का एक आप कह सकते हो प्लान चलाया था। क्या होता है कि मनरेगा के अंदर किसी एक पर्टिकुलर गांव में, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप पैसा बांटते हो, काम बांटते हो, ठीक है ना। अब पहले क्या था कि पैसा और काम के लिए एक मस्टर पास होता था, समझिए, जनरेटिंग सिंगल मस्टर सिंडर एफटीओ फंड ट्रांसफर ऑर्डर एंड ट्रांसफरिंग मनी इनटू अ सिंगल नेफ्स, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो केंद्र की सरकार क्या करती है कि राज्य की सरकारों को पैसा देती है, और राज्य की सरकारें पेमेंट करती है मनरेगा के लिए। बाद में केंद्र की सरकार ने क्या किया, केंद्र की सरकार ने बोला एक काम करो, 3 अलग अलग फंड बनाओ। एक फंड बनाओ शेड्यूल कास्ट के लिए, एक बनाओ शेड्यूल ट्राइब के लिए, एक बनाओ अदर कम्युनिटीज के लिए। इन तीनों में अलग अलग पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, और मनरेगा के अंदर किसी एससी को काम मिल रहा है तो वो एससी वाले फंड से पैसा निकलेगा, किसी एसटी को काम मिल रहा है तो एसटी वाले फंड से पैसा निकलेगा, किसी और को काम निकला है तो अदर वाले फंड से पैसा निकलेगा। तो 3 अलग अलग फंड बना दिए गए, जिसके लिए 3 अलग अलग एफटीओज होंगे, मतलब फंड ट्रांसफर ऑर्डर होंगे, और 3 अलग अलग अकाउंट्स होंगे। तो ये सरकार ने एक नियम कानून बनाया था, ठीक है भाई, और ये इंप्लीमेंट किया गया था 2 मार्च 2021 को। डायरेक्टिव इशू हुआ था 2 मार्च 2021 को, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया। इंप्लीमेंटेशन में यहाँ पे बतेरी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी एनएन सिन्हा ने। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर का ये बोलना है कि बहुत सारे स्टेट्स को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि चूंकि अब मनरेगा का पैसा 3 अलग अलग हेड्स में पहुंचता है, तो कुछ कम्युनिटीज को पेमेंट पहले मिल जाती है मनरेगा की काम की, और कुछ को बाद में मिलती है। तो मान लीजिए मनरेगा के अंदर एक हॉस्पिटल बनाने के लिए काम कर रहा है, हो रहा है, वहां पे एक एससी को काम मिला, एक एसटी को काम मिला, और एक अदर कैटेगरी वाले को काम मिला। तो फिर उसमें होगा क्या कि एससी वाले का पैसा एक अलग फंड से आ रहा है, एसटी वाले का अलग फंड से आ रहा है, अदर वाले का अलग फंड से आ रहा है।
तो हो ये रहा था कि SC ST वाले को पैसा पहले मिल जा रहा था, अदर फंड वालों को पैसा ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके FTO में या फिर उसके फंड में पैसा था नहीं। तो इससे प्रॉब्लम होने लगी, यहाँ पे लोग नाराज हो गए, थोड़ा एजिटेशन होने लगा, कास्ट सेग्रीगेशन आने लगा। क्योंकि कास्ट सेग्रीगेशन तो आएगा ही ना, एक जगह पे SC ST और दूसरे कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं, एक को पैसा मिल रहा है, एक को पैसा नहीं मिल रहा, तो आपस में लड़ने लगेंगे, तुम्हें क्यों पैसा मिला, मुझे पैसा क्यों नहीं मिला, मैंने भी उतनी मेहनत की, मैं भी उतना ही गरीब हूँ, इस प्रकार की बातें होने लगेंगी। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से बोला कि सर देखिए इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें। तो अब सरकार ने बोल दिया है कि SC ST और अदर कैटेगरीज के लिए अलग अलग फंड नहीं होंगे, अलग अलग FTO नहीं होंगे, सिर्फ एक सिंगल मस्टर पास किया जाएगा, एक सिंगल FTO पास किया जाएगा, एक ही अकाउंट में पैसा पास होगा और उसी अकाउंट से SC ST अदर्स सारी कैटेगरी को पैसा जाएगा। तो मनरेगा के अंदर पहले जो 3 FTO 3 अलग अलग अकाउंट्स बताए गए थे SC ST और अदर कम्युनिटीज को पैसा देने के लिए, अब उनको फिर से मिला के एक कर दिया गया है। मतलब अब अलग अलग पेमेंट्स कास्ट वाइज नहीं करी जाएंगी। मनरेगा की बात की जाए तो सोशल मैनेजर है दैट गारंटीज राइट टू वर्क। हर साल 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा रूरल इंडिया में ऐसे लोगों को जिनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं है। ये सोशल इंक्लूजन बढ़ाता है, वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स और कैनाल्स जैसे ड्यूरेबल एसेट्स बनाता है रूरल इलाकों में, और रूरल इलाकों से जो परेशान होकर हताश होकर लोग अर्बन इलाकों की तरफ माइग्रेशन करते हैं उसको ये रोकता है, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है ताकि अनटैप्ड रूरल लेबर को भी इस्तेमाल किया जाए और रूरल इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बनाया जा सके। जिस पेपर 2 में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए इंडिया ने अभी 10 या 11 नवंबर के लगभग अफगानिस्तान के मैटर्स को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी, और इस मीटिंग में बहुत सारे अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया। रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, इन कंट्रीज ने तो आने पे हामी भर दी है। चाइना को भी यहाँ पे बुलाया गया, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव को। चाइना के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी कोई जवाब आया नहीं है। पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहम्मद यूसुफ, इसने यहाँ पे आने से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने बोला है कि अफगानिस्तान के इश्यूज को इंडिया बर्बाद कर रहा है, निस्तो नाबूद कर रहा है, अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये जो मोदी सरकार है, पाकिस्तान का जो मोहम्मद यूसुफ का बोलना है कि जो मोदी सरकार है ये सच में सबसे बड़ी ट्रबल मेकर है ओवरऑल अफगानिस्तान के इश्यूज को लेकर, और ये अपने आप को पीस मेकर दिखा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा इंडिया इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पे बस कुछ दिन पहले न्यूज में था कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहम्मद यूसुफ ने अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर जो मीटिंग बुलाई है इंडिया के अंदर, इंडिया ने बुलाई है, इसको अटेंड करने से मना कर दिया है मोहम्मद यूसुफ ने। ठीक है भाई, तो ये है पूरा का पूरा यहाँ पे सीन। फिर पाकिस्तान ने यहाँ पे इंडिया के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि रीजनल सिक्योरिटी प्रोसेसेस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होने में ब्लॉक कर रहा है इंडिया, और वगैरह वगैरह बातें। इंडियन सरकार की आइडियोलॉजी पे यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, जैसे कि ये तो बड़े दूध के धुले हैं। तो 10 और 11 नवंबर को ये जो मीटिंग होने वाली है, इसके लिए इन्विटेशंस अक्टूबर में भेजे गए थे। किसके द्वारा? हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के द्वारा। 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस था, 10 और 11 नवंबर को होना था। बाद में एक डिनर होस्ट करना था मिस्टर डोवल को, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स ने आने से मना कर दिया। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे इनके ऊपर बातचीत किस बात पे होगी? तो रीजनल एंड शेयर्ड थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम ग्रुप्स इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के अंदर जो भी टेरर ग्रुप्स हैं उससे क्या क्या थ्रेट्स इमर्ज हो रहे हैं उसके ऊपर बातचीत होगी। और जब ये थ्रेट्स के ऊपर बातचीत होगी तो एक कंट्री की बड़ी मट्टी पलित होगी, और वो होगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इन सारे थ्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए मोहम्मद यूसुफ यहाँ पे आ नहीं रहा है। फिर अफगानिस्तान में किस हद तक इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सॉल्व करना है, कैसे उनके पास पैसा और मदद भेजनी है, इन चीज़ों के ऊपर भी बातचीत होगी। तो ये सब बातें हैं यहाँ पर। फिर इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स थे, उन्होंने पहले मॉस्को फॉर्मेट लाइक टॉक्स में तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनाफी से बात की थी, और ये बोला था कि भाई हम कुछ मदद और गेहूं जैसी चीज़ें भेजेंगे। अब तक नहीं भेजी गई हैं। वो क्यों नहीं भेजी गई हैं? क्योंकि इंडिया के पास पाकिस्तान का लैंड एक्सेस है नहीं अफगानिस्तान तक सामान पहुंचाने के लिए। तो इसके ऊपर भी बातचीत यहाँ पे हो सकती थी। तो ये सब चीजें हैं। ओवरऑल अभी तक इस पर्टिकुलर मीटिंग में अफगानिस्तान के बिहाफ पे तालिबान के किसी रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया इनवाइट नहीं करेगा। एक्चुअली में डोहा में जो तालिबान के नेगोशिएटर्स हैं उनके साथ इंडिया बातचीत कर रहा है, तो हो सकता है डोहा बेस्ड नेगोशिएटर्स को इंडिया में इन्वाइट कर लिया जाए इस मीटिंग में तालिबान के बिहाफ पे। अब देखते हैं इन्वाइट किया जाता है नहीं किया जाता है। इसी बीच में एक और न्यूज निकल के आ रही है कि एक टर्किश फॉरेन मिनिस्टर है राशिद मेहरदोव, ये मिले तालिबान के प्राइम मिनिस्टर मुल्ला हसन अखुंड से, और उन्होंने तापी के बारे में बात की। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अब ये जो तापी पाइपलाइन है ना, ये अपने आप पे बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर आप तापी पाइपलाइन की बात करो
देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में दो पाइपलाइन हमेशा न्यूज में रहती हैं। एक तो आपकी है ये तापी पाइपलाइन, जो कि यहाँ पे दौलताबाद करके एक जगह तुर्कमेनिस्तान में, यहाँ से शुरू हो रही है, फिर अफगानिस्तान में हेरात पहुंच रही है, हेरात से कांदाहार, फिर पाकिस्तान, और फिर वो इंडिया में पहुंच रही है। अब इंडिया इस पाइपलाइन के ऊपर में ज्यादा बातचीत कर नहीं रहा, क्योंकि ये पाकिस्तान के थ्रू के होके आ रही है। एक है आईपीआई पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, वो भाई ईरान से शुरू हो रही है और पाकिस्तान के थ्रू होती हुई इंडिया के अंदर आ रही है। ये सब गैस पाइपलाइंस है। पहले तो इंडिया को लगा कि इन पाइपलाइंस पे काम करते हैं, हमारे पास सस्ते में गैस पहुंच जाएगी। बाद में इंडिया को समझ में आया कि पाकिस्तान के होते कभी भी इस प्रकार की पाइपलाइन सक्सेसफुल इंडिया के अंदर नहीं हो सकती हैं। तो तापी के ऊपर बातचीत करेगा या नहीं करेगा इंडिया, इस बात के चांसेस उतने क्लियर लग नहीं रहे, क्योंकि इस प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को जो कि इंडिया के फेवर में जाएंगे, पाकिस्तान कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होने देगा। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह भी बोलना है कि यार इंडिया के रिश्ते पाकिस्तान और चाइना से बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया ने पाकिस्तान चाइना को यहाँ पे इन्विटेशन दिया, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया इन खराब रिश्तों के बावजूद भी दूसरे देशों में पाकिस्तान और बीजिंग के ऑफिशियल्स के साथ लगातार इंटरैक्ट करता है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है मिशन गंगा एंटर्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए भैया गंगा उत्सव शुरू हो चुका है, ये 5th एडिशन है गंगा उत्सव का, और इस पर्टिकुलर गंगा उत्सव में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि मतलब बहुत सारी फोटोज जिसपे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स मतलब गंगा कंजर्वेशन से रिलेटेड रिटन नोट्स की फोटो खींची गई और उस फोटो को फेसबुक में अपलोड किया गया, और ऐसी बहुत सारी फोटोज अपलोड हुई 1 घंटे के अंदर, इसलिए यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और ये इससे शुरुआत हुई, आप कह सकते हो 5th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव की। तो कुल मिला के रिवर गंगा और देश की बाकी नदियों की ग्लोरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के थ्रू। और बेसिकली जो गंगा उत्सव है ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो नेशनल गंगा काउंसिल इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। 3 दिन का फेस्टिवल है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स इसमें इंगेज कर रहे हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, अच्छी बात है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 1955 से चल रहे हैं। 1999 में इनको बोला गया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स के एडिशंस को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बोला गया था। सर ह्यूग बीवर ने इस पर्टिकुलर अवार्ड को शुरू किया था, ओके। इस बुक को को फाउंड किया गया था ट्विन ब्रदर्स नॉरिस और रॉस मैकवेटर द्वारा, फ्लीट स्ट्रीट लंदन, अगस्त 1955 में। अभी तक 2022 तक देखा जाए तो 67th ईयर ऑफ पब्लिकेशन है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। 100 कंट्रीज में 23 भाषाओं में 53,000 रिकॉर्ड्स का ये डाटाबेस है, ठीक है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। एक और न्यूज है, इथियोपिया ऑर्डर्स इमरजेंसी टिग्रे फोर्सेस थ्रेटन कैपिटल। देखिए इथियोपिया के बारे में मैं पहले आपको वीडियो बना के बता चुका हूं, व्हाई इथियोपियंस आर फाइटिंग। ये टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट क्या है, टीपीएलएफ, और ये जो अबी अहमद राष्ट्रपति हैं इथियोपिया के, इनकी अंदर इतनी दोस्ती क्यों है, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। ओवरऑल इथियोपिया के कंटेक्स्ट में एक और न्यूज है इंपॉर्टेंट, वाटर वॉर इन्वॉल्विंग सुडान, इथियोपिया एंड इजिप्ट, ये भी न्यूज में रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख लीजिए, लिंक मैं नीचे नहीं दे रहा हूं, आप रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ सर्च मारिए, आपको ये वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मैंने बना रखी है, बहुत पहले मैं इनका रेफरेंस आपको दे चुका हूं। तो इससे आपको इथियोपिया की क्राइसिस के बारे में पता चल जाएगा। अब हो ये रहा है कि ये आपको इधर इथियोपिया नजर आ रहा है, ये इथियोपिया का नक्शे में इतना जो रेड रंग का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये है टिग्रे इलाका। यहाँ पे टिग्रे लोग डोमिनेंट है, और ये टिग्रे लोग इथियोपिया की सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते ही इथियोपिया के प्रेसिडेंट ने एरिट्रिया के सोल्जर्स को पावर दे दी कि तुम बॉर्डर के अंदर घुसो और इन टिग्रे लोगों से लड़ो। पहले क्या था ना कि इथियोपिया की पॉलिटिक्स में टिग्रे लोगों की बहुत चलती थी, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको टिग्रे रीजन नजर आ रहा है, देखिए। लेकिन जब से अबी अहमद राष्ट्रपति बने, उन्होंने टिग्रे की ताकत को सिस्टमैटिकली कम हुआ है। इसके लिए टिग्रे लोगों ने इथियोपिया की सरकार के अगेंस्ट और अबी अहमद के अगेंस्ट हथियार उठा लिए। तो अब ये जो टिग्रे जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो चुकी है, बहुत लंबे समय से यहाँ पे लड़ाई चल रही है। एक और बात बता देता हूं आपको, ये जो एरिट्रिया नाम की कंट्री आपको ऊपर नजर आ रही है ना, ये पहले इथियोपिया के अंदर ही थी, बाद में एक अलग कंट्री बन गई। इसको अलग कंट्री का दर्जा दिया इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट अबे अहमद ने। इसके लिए अबे अहमद को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। लेकिन टिग्रे नहीं चाहते थे, टिग्रे लोग नहीं चाहते थे कि एरिट्रिया अलग हो। तो एरिट्रिया की इथियोपिया की सरकार और अबी अहमद से बहुत बनती है, लेकिन टिग्रों से नहीं बनती है। तो टिग्रे के इलाके में घुस के एरिट्रिया वाले ऊपर से अटैक कर रहे हैं और नीचे से इथियोपिया की सरकार और मिलिट्री अटैक कर रही है टिग्रे के ऊपर। लेकिन टिग्रे वाले भी यहाँ पे जबरदस्त हैं, वो बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है
और बहुत हद तक वो इस लड़ाई में जीत भी रहे हैं। तो दो इलाके हैं, डेसी और कॉम्बोल्चा, इन दोनों इलाके के ऊपर टिग्रे रेबल्स ने कब्जा कर लिया और शायद अदीस अबबा जाने वाली रोड के ऊपर भी ये टिग्रे पीपल कब्जा करने वाले थे। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से वार्निंग आई है कि तुम लोग अडीस अबबा के ऊपर कब्जा मत करना। टिग्रे पीपल के अगेंस्ट इथियोपिया की आर्मी ने और टिग्रे और एरिट्रिया दोनों की आर्मी ने फ्रंट खोल दिया है। बहुत से लोगों की यहाँ पे जान गई है, हजारों की तादाद में। एग्जैक्टली कितनी जाने गई हैं ये इस बात को असर्टेन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इथियोपिया के अंदर कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अभी के लिए है नहीं। सरकार ने ओवरऑल टिग्रे की इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए 6 महीने के लिए इमरजेंसी इंपोज कर दी है, नेशनल इमरजेंसी। तो अगले 6 महीने में सरकार कभी भी कर्फ्यू लगा सकती है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद कर सकती है, किसी को भी इंडेफिनिटली डिटेन कर सकती है जिसको लग रहा है कि भाई ये टेररिस्ट ग्रुप से लिंक रख सकता है। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो कुल मिला के जो नॉर्दर्न टिग्रे रीजन है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। 3.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे फेमिन कंडीशंस में रह रहे हैं। हजारों की तादाद में लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो 4 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था, जब इथोपियन प्राइम मिनिस्टर है, मैं प्रेसिडेंट बोल गया शायद, इथोपियन प्राइम मिनिस्टर एबे अहमद ने एक मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया टिग्रे के अगेंस्ट। ये टिग्रे लोग पहले रूलिंग कॉलिशन में थे। असल में इथोपिया की पॉलिटी काफी हद तक ट्राइबल बेस्ड है। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इथोपिया की 3 सबसे बड़ी ट्राइब्स कौन सी हैं और ये जो एबी अहमद है ये कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते हैं। टिग्रे एक माइनॉरिटी ट्राइब है लेकिन पॉलिटिकली ये बहुत पावरफुल थी। इसकी पॉलिटिकल पावर को खत्म किया एबी अहमद ने, इसलिए यहाँ पे एबी अहमद के खिलाफ फ्रंट खोल दिया है टिग्रे ने। ठीक है भाई, मिस्टर एबी अहमद की पार्टी का नाम क्या है? प्रॉस्पेरिटी पार्टी। और टिग्रे की पार्टी का नाम क्या था? टीपीएलएफ। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा सीन है यहाँ पे जर्नलिस्ट पेपर 2। और आखिरी न्यूज 2020 गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स। देखिए 2020 में जो भी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स थे वो फिजिकली अब यहाँ पे विनर्स को हैंडओवर कर दिए गए। 74 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए गए थे, 27 अर्जुन अवार्ड, 5 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 29 अगस्त 2020 को ये जो अवार्ड दिए गए थे इसका कैश प्राइस तो अकाउंट में डाल दिया गया था, बट अवार्ड, फिजिकल अवार्ड हाथ में नहीं पहुंच पाए थे। अब ये फिजिकल अवार्ड यहाँ पे पहुंचा दिए गए हैं इन लोगों तक। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है 2020 का, मनिका बत्रा इसको मिला है, मरियप्पन थंगावेलु को मिला है, रानी रामपाल को मिला है, विनेश फोगाट को मिला है। अर्जुन अवार्ड किसको किसको मिला है लिखा हुआ है, द्रोणाचार्य किसको किसको मिला है लिखा हुआ है, ध्यानचंद किसको किसको मिला है लिखा हुआ है। पीपीटी आपको अवेलेबल हो ही जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। आप इस लेक्चर में नीचे कमेंट करके इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं, काफी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें अगर आप कर सकते हैं। तो हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।